हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। और 2 वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा उसमें वीडियो बना के आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, इसके बाद आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो इसमें आज हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये 4 जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, इन प्रकार को आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ना। इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक अभिकारक। एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। एक अभिकारक मेरा ए है और दूसरा अभिकारक बी है। ठीक है, ये 2 हमारे अभिकारक हैं, इनको आपस में जब जोड़ा तो मुझे एक एकल उत्पाद या माना सी प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं और क्या देते हैं, एकल उत्पाद। उत्पाद क्या होगा, केवल एक ही हमें प्राप्त होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एकल उत्पाद। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक अभिक्रियाएं हो रही हैं और हमें क्या मिल रहा है, एकल उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाई जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है डेफिनेशन देखें तो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको समझ में आया। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है और नाम से भी आप समझ रहे हैं, संयोजन यानी आपस में जुड़ना। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण है बुझे हुए चूने का निर्माण। ठीक है, ये जो उदाहरण है, इसमें जो समीकरण है, ये हमें कई तरीके से क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी ऐसा आ सकता है कि बूझे हुए चूने के निर्माण के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए, ये भी आ सकता है। या बहुत बारी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जब हमारी कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराई जाए तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, इस तरीके से आ सकता है। या ये आ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए, तो वहाँ पे भी ये अभिक्रिया काम आएगी। तो ये अभिक्रिया क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, उदाहरण है बूझे हुए चूने का निर्माण। तो इसमें क्या है, बूझा हुआ चूना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बूझा हुआ चूना क्या होता है और बिना बूझा हुआ चूना। बच्चे इसमें अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बूझा हुआ चूना, वह चूना। ठीक है, और एक होता है बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना। तो बिना बूझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO बोलेंगे इसे। ठीक है, तो इसे याद रखना, बिना बूझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और बूझा हुआ चूना होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। अब ये बनता कैसे है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बूझा हुआ चूना, उसकी अभिक्रिया करा देते हैं जल के साथ। ठीक है, एक अभिकारक हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा अभिकारक क्या है, जल है। इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे ही हम क्या कहेंगे, बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ जाना कि बिना बूझा हुआ चूना क्या होता है, बूझा हुआ चूना होता है क्या होता है। इसमें आपको अंतर एकदम स्पष्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए, या ऐसा आ सकता है कि बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो तब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण की। तो बूझे हुए चूने का निर्माण, जो मैंने अभी आपको बताया, बूझे हुए कैल्शियम ऑक्साइड हो गया पहला अभिकारक, दूसरा अभिकारक क्या हो जाएगा, इसमें जल हो जाएगा। इन दोनों की आपस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें उत्पाद के रूप में बिना बूझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। तो ये भी क्या है, एकल उत्पाद है। अभिकारक 2 थे, उत्पाद के रूप में क्या मिला, केवल एक ही उत्पाद मिला, जिसे हम एकल उत्पाद कह रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें हमें हीट निकलती है। ठीक है, हीट या क्या कहेंगे, ऊष्मा, ये निकलती है।
तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखा जाए तो कोयले का दहन। कोयले का दहन भी क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, कोयले का दहन, जैसे इसमें हमने कार्बन ले लिया, उसकी अभिक्रिया किससे कराई है? ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिला है? CO2 गैस मिली है, प्लस इसमें भी हमारी हीट निकलती है। कभी भी हमारा, आपने घर में देखा होगा, कोयला जलाते हैं तो क्या मिलती है? उसमें से भी हीट निकलती है। तो ये भी क्या है? कोयले का दहन भी एक रासायनिक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से जल का निर्माण। जल का निर्माण क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु आपस में मिले और वहाँ से हमें जल का अणु मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हमें एकल उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके बाद अगली अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन मतलब क्या हो जाएगा? टूटना। इस अभिक्रिया में क्या होगा कि हमारा एकल अभिकर्मक क्या होगा? उसमें जब संयोजन की बात करें तो हमारा उत्पाद क्या मिल रहा था? एकल उत्पाद मिल रहा था। लेकिन वियोजन में क्या होता है? जब हम वियोजन की बात करें, वियोजन अभिक्रिया में जो हमारा अभिकर्मक होगा या अभिकारक हम जिसे कहेंगे, वो एकल होगा। एकल अभिकारक। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल, माना एकल अभिकारक मेरा ए है। ठीक है, ए मेरा क्या है? एकल अभिकारक है। इसको मैंने या तो हीट, ऊष्मा दी, या इसे सूर्य का प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा दी। वैद्युत ऊर्जा, इन तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है कि अभी जो ए हम मेरा अभिकर्मक है, उसे हमने हीट दी, सूर्य का प्रकाश दिया और ऊर्जा दी, तो हमें क्या होंगे? दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त हुए। माना एक उत्पाद मुझे बी प्राप्त हो गया और एक उत्पाद मुझे सी प्राप्त हो गया, तो ये भी क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया है। देखो, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? एकल अभिकर्मक होगा हमारा, अभिकारक क्या होगा? केवल एक होगा। उसकी अभिक्रिया वो किसके प्रेजेंस में होगा? या तो ऊष्मा होगी वहाँ पर, या सूर्य का प्रकाश होगा, या वैद्युत ऊर्जा होगी। इसकी प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होगी, तो हमें क्या मिलेंगे? उत्पाद के रूप में दो छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त होंगे, जो दो या दो से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो एक बार हम वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। इसे ही क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी चूना पत्थर हम जिसे कह रहे हैं। यहाँ पे भी ध्यान रखना, कहीं पर अगर चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखे आ गया तो वहाँ पे याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। चूना पत्थर है, उसे हमने क्या दी? ऊष्मा दी है, तो वो किस में टूट गया है? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या था हमारा? बिना बुझा हुआ चूना। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। और यहाँ पे हमें दूसरा उत्पाद क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, उसे हम ऊष्मा के प्रेजेंस में रख रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, यानी बिना बुझा हुआ चूना मिल रहा है, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। ठीक है, तो उत्पाद क्या मिल रहे हैं? दो या दो से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो ऐसा क्या हो गया? ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। सिंपल से इसके एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा आ जाता है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए, या कभी कभी संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करने को भी आ जाता है। तो क्या करेंगे? एक तो इसका जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगी इनकी डेफिनेशन अपने आप में इनकी अलग है, एक दूसरे के विपरीत है, तो एक इनकी डेफिनेशन लिख लेना और दो दो इनके नीचे से एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, तो ये अंतर इतना काफ़ी होता है। इसके बाद दूसरा हमारा एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो AgCl है, जिसे हम सूर्य के प्रकाश में रख रहे हैं, तो हमारा एक Ag बन रहा है और एक क्या मिल रहा है? क्लोरीन गैस मिल रही है। ऐसी AgBr है, सूर्य के प्रकाश में रखे तो Ag मिल रही है और ब्रोमीन गैस के रूप में मिल रही है। ठीक है, ऐसी ये भी इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने आपको कोई भी दो एग्जाम्पल या तीन एग्जाम्पल थोड़ा सा इनको क्या रखना, ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद आती हैं
ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया कहलाएगी जिसमें हमारे उत्पाद के निर्माण के साथ कोई भी हमारी अभिक्रिया हो रही है। ये क्या बना, हमारा उत्पाद बना। उत्पाद के साथ साथ उसमें क्या मिलती है, हमें ऊष्मा भी प्राप्त हो रही है। कोई भी अभिक्रिया हो उसमें यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी ऊष्मा हमें मिल रही है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इससे पहले जो मैंने संयोजन अभिक्रिया बताई थी, तो उसमें कुछ ऐसे उदाहरण है, जैसे कोयले का दहन और बुझे हुए चूने का निर्माण। ये जब हमारी अभिक्रियाएं हो रही हैं तो इसमें क्या निकल रही है, साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रही है। तो ये उदाहरण हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, मीथेन गैस ले रहे हैं। उसको किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो हमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और हमें H2O यहाँ पे मिल रहा है, और साथ ही साथ उसमें सबसे मेन क्या है, ऊष्मा भी हमें मिल रही है। तो इस इक्वेशन को देख के हम बता देंगे कि ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसके साथ साथ बुझे हुए चूने का निर्माण भी यहाँ पे क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयले का दहन भी क्या होता है, उसमें भी हमें हीट निकलती हुई दिखाई देती है, यानी हीट मिलती है उसमें भी, तो ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ऊष्माक्षेपी के उदाहरण में एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे आता है श्वसन। ठीक है, श्वसन भी क्या है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन को अगर कहेंगे, क्या श्वसन इस तरीके से भी आता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समीकरण के थ्रू भी आपको समझाऊंगी। इसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें हमारे उत्पाद के साथ साथ क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है ना। तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हुआ। वो क्या होती है, जो ग्लूकोज है वो हमारे जो कोशिकाओं में उपस्थित क्या है, ऑक्सीजन गैस होती है, उसके साथ अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप हमें उत्पाद में CO2 मिलता है, और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, जल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ क्या होती है, हीट भी निकलती है, यानी ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। तो श्वसन क्या होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में हमें उत्पाद के साथ साथ क्या मिल रहा है, जल भी हीट भी प्राप्त हो रही है, यानी ऊष्मा भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये समीकरण इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार जब रासायनिक समीकरण को बैलेंस करो, इससे पहली वीडियो में मैंने जो आपको बताया है, तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करो में ये समीकरण भी दे दी जाती है कई बार। ठीक है, तो एक बार मैं इसे यहाँ पे हीट एंड ट्रायल विधि से आपको बैलेंस करना भी बता देती हूँ। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल विधि आपको याद होगी। इसमें सबसे पहले क्या रखना है, हमने तत्व लिख लेने हैं, यानी अभिकारक के वो तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या क्या ले रहे हैं भाग, यहाँ पे अभिकारक वाली साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड हमारे अभिकारक होते हैं, बीच में हमारी एरो का निशान होता है, और इस साइड हमारे राइट हैंड साइड पे क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक तो यहाँ पे कार्बन भाग ले रहा है, दूसरा अभिकारक हाइड्रोजन, और तीसरा ऑक्सीजन, ये भाग ले रहे हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि अभिकारक के परमाणु की संख्या, जो हमारे अभिकारक में भाग लेने वाले परमाणु की संख्या, लेने वाले परमाणु की संख्या। ठीक है, कि अभिकारक में कितने परमाणु हमारे भाग ले रहे हैं। तो अभिकारक क्या है, यहाँ पे कार्बन तत्व की बात करें तो कार्बन तत्व के कितने परमाणु यहाँ पे भाग ले रहे हैं, केवल 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, यहाँ पे 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक है,
ऐसे ही ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना, 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इनको ऐड करके कितने हो जाएंगे 6 + 2, हमारे टोटल कितने हो जाएंगे ये 8 हो जाएंगे। यहाँ तक आया समझ में। ऐसे ही उत्पाद में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या, शॉर्ट में लिख देती हूँ, बोल दिए है मैंने, उत्पाद में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या, ठीक है। अब उत्पाद वाली साइड देखें तो कार्बन कितने हैं हमारे, केवल 1 है, एक ही कार्बन है ना, तो 1 लिख दिया मैंने उसके लिए। ऐसे ही ऑक्सीजन देखें, चलो ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन देख ले, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 है, तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन देखें तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 2 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल हमारी 3 ऑक्सीजन हो जाएंगी। यहाँ तक आया समझ में। हमने उत्पाद के परमाणु और अभिकारक के परमाणु लिए। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, हम इन्हें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जहाँ पर है वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन में 12 है। तो क्या करेंगे, इस साइड तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो उत्पाद वाली साइड है हमें क्या करना होता है, जितने हमारे अभिकारक हैं उतने ही उत्पाद के परमाणु की संख्या भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन अभिकारक वाली साइड कितने 12 है और यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 12 हो जाएगा उत्पाद वाली साइड पे, तो कितने हो जाएंगे 12। तो ये 6 को हम कोफिशिएंट के रूप में, ठीक है, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर, कहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा, तो कोफिशिएंट के रूप में यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। ये मैंने डिटेल से जहाँ पे मैं रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सिखा रही हूँ वहाँ पे भी मैंने अच्छे से बता रखा है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ से भी वीडियो को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में आ रहा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे लगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो हमारी ऑक्सीजन, ये कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे हमने H2O लिख रखा है तो यहाँ पे 6 है, तो ये कोफिशिएंट क्या होगा, ऑक्सीजन का भी होगा। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई हैं, अब 6 हो गई हैं, ठीक है। और 2 यहाँ पे थी, तो टोटल यहाँ पे कितनी हो गई हैं, 8 हो गई हैं। इस साइड पे कितनी हो गई हैं अब टोटल, 3 की जगह पहले 3 थी, लेकिन जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो यहाँ पे भी हमारा 6 ऐड हुआ। तो यहाँ से हमारी टोटल 6 यहाँ पे हो गई और 2 यहाँ पे, 6 + 2 यहाँ पे टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई हैं। यहाँ तक किया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। यहाँ तक आया समझ में। अब हमें क्या बैलेंस करना है, केवल कार्बन बैलेंस करना है। तो कार्बन हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे तो 6 है और यहाँ पे 1 है, तो जहाँ पे कम है हम वहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इस 1 की मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा, यानी आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो कहाँ वाली साइड किया मैंने, उत्पाद वाली साइड। तो यहाँ पे हमें क्या लिख दूंगी, कोफिशिएंट के रूप में आगे से लिखेंगे, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया ना। तो देखो लेकिन हमारा क्या हुआ, कार्बन के परमाणु तो इक्वल हो गए, लेकिन ऑक्सीजन हमारी उत्पाद वाली साइड फिर से डिसबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने 6CO2 लिखा है, तो ये ऑक्सीजन के लिए अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 12 परमाणु हो जाएंगे। कैसे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे देखो हमारी जो ऑक्सीजन है वो कितनी हो गई, 12 यहाँ पे हो गई है, और यहाँ पे 6 पहले से है। 6 + 12 कितनी हो गई है, टोटल 18 हो गई है हमारी ऑक्सीजन, कहाँ पे, उत्पाद वाली साइड पे, ठीक है। कैसे हुई फिर से बताती हूँ एक बार। जैसे 6 × 2 = 12, 12 तो यहाँ पे हुई है, और 6 कहाँ से आई, जो H2O में जो आगे से 6 लगा रखा है वहाँ से। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, तो 12 + 8 कितनी हो जाएगी हमारी टोटल, ना सॉरी 6 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 6 है। तो 12 + 6 टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, 18 हो गई ऑक्सीजन। अब देखो कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ पे भी 12 है, लेकिन ऑक्सीजन हमारी डिसबैलेंस हो गई है। इस साइड हमारी 8 है ऑक्सीजन और इस साइड 18 हो गई है। तो हम इस साइड यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का एक परमाणु अलग है, अकेले है, तो हम इसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे इस साइड हम क्या कर देंगे, जहाँ पे हमारा 2 है उस साइड अगर मैं कितने 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 × 2 = 12 ये हो जाएगा, और 6 इस साइड है, तो 12 + 6 टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अगर 6 से ऐड कर दूँ, यानी 6 कोफिशिएंट के रूप में लिख दूँ, तो टोटल यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 6 × 2 = 12 यहाँ पे हो गई हमारी ऑक्सीजन, और इस साइड हमारी एक 6 ऑक्सीजन पहले से है। तो 12
प्लस 6 कितनी हो जाएगी टोटल 18 हो गई है, यानी हमारी ऑक्सीजन भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। अब देखो कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऑक्सीजन तो इस साइड था, हम इस साइड भी बैलेंस क्यों नहीं कर रहे, हम 6 यहाँ पे भी तो लगा सकते थे। ठीक है, कह सकते थे ना ऐसा भी, तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पे, आप ये भी कह सकते थे कि अगर 12 भी करना है तो हम यहाँ पे 2 लगा देते या 6 लगा देते, ऐसा भी तो कह सकते थे। लेकिन देखो अगर यहाँ पे हम लगाएंगे तो साथ ही साथ हमारा कार्बन फिर से डिसबैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन भी डिसबैलेंस हो जाएगा, इसलिए हमने कौन सा लिया, इस वाले को। यहाँ पे केवल ऑक्सीजन है, हम इसे आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स टू 6 CO2 बनी प्लस 6H2O, और साथ ही साथ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है ये, तो हमारी क्या निकलती है, इसमें हीट भी निकलती है। यहाँ तक आया समझ में अच्छे से कि कैसे हमारी श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और ये इसकी जो रासायनिक समीकरण है उसे हम बैलेंस कैसे करेंगे। एग्जाम में कई बार इसी समीकरण को, बैलेंस समीकरण को संतुलित करिए करके एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो हमारे अभिकारक है, कोई भी माना अभिकारक हमारा ए है, उसे हम क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। ऊष्माशोषी के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, केवल ऊष्मा ही नहीं, यहाँ पे ऊष्मा के साथ साथ क्या हो सकता है, सूर्य का प्रकाश भी हम ले सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं इसमें, वैद्युत ऊर्जा, इन तीनों में से कोई भी अगर अभिकारक ये इस अभिक्रिया में यूज हो रही है, ठीक है, तो अभिकारक को क्या कर देगी, ये तोड़ देंगी। ऊष्मा का अवशोषण होने से क्या होगा, अभिकारक ब्रेक डाउन हो जाएगा, अभिकारक यानी अभिकारक टूट जाएगा और वो हमें क्या देगा, उत्पाद देगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाई जाएंगी जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा, केवल ये नहीं कहेंगे हाँ कि ऊष्मा का ही, प्रकाश भी हो सकता है और क्या हो सकती है, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट है FeSO4, इसे हमने क्या रखा, ऊष्मा की उपस्थिति में होती है। हाँ, ये ऊष्मा की उपस्थिति में हमने ये अभिक्रिया हुई तो वहाँ पे हमारा फेरिक ऑक्साइड और साथ ही साथ हमें अन्य उत्पाद भी प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर इसके और एग्जाम्पल लिखने हैं तो जैसे मैंने सबसे पहले बताया था वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया में जो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट वाला बताया उसमें क्या हो रही है, ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है ना, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। ऐसे AgCl है, AgCl को अगर हम सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं तो वो भी अलग अलग उत्पाद दे रहे हैं, यानी इसमें भी क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश हो रहा है, यहाँ पे भी सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, यहाँ पे भी ताप, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या ऊष्मा यहाँ पे भी मिल रही है। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं भी क्या हो जाएंगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको क्या रखा है, साथ में ही लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक एक इनकी डेफिनेशन और दो दो या तीन तीन इनके एग्जाम्पल जितने आ रहे हैं उतने लिख देना, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अंतर हो जाएगा। ऐसी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की डेफिनेशन और साथ ही साथ उनके उदाहरण, तो इनका अंतर यहाँ से भी स्पष्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, इसी तरीके से रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये कुछ इस अभिक्रिया के प्रकार और बच गए हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।